Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का है 2016 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आप लोगों की पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या चीज़ होनी चाहिए। समरसता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए या फिर समरूपता होनी चाहिए। तो देखिए अलगाव भी नहीं होना है, ना ही समरसता होनी है, ना ही समरूपता होनी है, बल्कि जुड़ाव यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। अभिवृत्ति है, शिक्षक का रवैया है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन है या फिर भाषा की परीक्षा है। तो देखिए अभिवृत्ति भी सही है, शिक्षक का रवैया भी सही है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन भी सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा वो है भाषा की परीक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकाकी के रूप में है। आप एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी या फिर एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी या फिर शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए शिक्षार्थी से पहले एकांकी पढ़वाएंगे और उसके बाद उसका मंचन करवाएंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं। सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भाषिक या फिर सौंदर्यात्मक या फिर भाषिक और ज्ञानात्मक। तो देखिए जो पद्य गद्य और नाटक हैं वो हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्य पहलू को भी क्या करती हैं, समृद्ध करती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है या फिर लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो लिखने और पढ़ने की अगर हम लोग बात करें तो ये सीखना क्या होता है, अंतः संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, कोई एक भाषा किसी भी लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो देखिए सीमित, एक, 3 या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए कोई एक भाषा सीमित लिपियों में लिखी जा सकती है, एक में भी लिखी जा सकती है, 3 में भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा किस स्तर पर देखी जाती है और क्या होती है। तो देखिए अचेतन स्तर पर होती है, सचेतन पर होती है, चेतन पर होती है, फिर अचेतन पर होती है। तो देखिए लिखित भाषा जो होती है वो कौन से स्तर पर होती है, तो वो होती है देखिए सचेतन। यहाँ पर अचेतन भी नहीं होगा, न चेतन होगा, कौन सा हो जाएगा, सचेतन होता है और कालबद्ध होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित किस चीज़ का माध्यम नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। संप्रेक्षण है, कला है, सौंदर्य बोध है या फिर संस्कृति है। तो देखिए भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित और हमारी सोच को भी निर्मित करती है, वो कौन सी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन, संप्रेषण जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए या फिर बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है या फिर सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है जिससे सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से,
पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से या फिर हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। मौखिक परीक्षा है, व्याकरण की जानकारी है, लिखित परीक्षा है या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए सतत आकलन के लिए बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो वो होती है देखिए यहाँ पर भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम होती है, यह विचार किसका है। तो देखिए जब सामाजिक संपर्क की बात होती है तो वहाँ पर किस चीज़ की बात होती है, वाइगॉत्स्की की बात होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं या फिर कोई भी त्रुटि नहीं करते। तो देखिए भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे हैं वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः किस चीज़ से ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से, डिस्फेजिया से, डिसकैलकुलिया से या फिर डिसग्राफिया से। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए बच्चा यहाँ पर किस चीज़ से ग्रसित है, तो वो है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ का दिया गया है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, भारत में ही जन्मे हैं, वे कहीं और से आए हैं या फिर उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। तो देखिए हम भारतीय वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वो कहाँ के हैं। तो देखिए पैसेज में यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ की बात हुई है। तो देखिए भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक का लिखा गया है। इसके अलावा देखिए विशेषकर चमड़े से बने वाद्य यंत्र जो सर्वाधिक हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे या फिर कहीं और से आए हैं, कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हुए हैं। तो मतलब ये देखिए यहाँ पर कि अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनमें से कुछ तो भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है। वीणा है, बांसुरी है, तबला है या फिर झांझ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चारों की बात की गई। तो देखिए हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान है। कौन सी वीणा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सा कथन असत्य है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए ये कथन सही है, पैराग्राफ में यूज हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, ये भी सही है। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ये भी सही। लेकिन तमिलनाडु और केरल के जो वाद्य यंत्र हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है और गलत ही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त हैं, इसके अलावा गज से बजाए जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम लोग पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पर किसी भी लाइन में लिखा नहीं गया है कि तमिलनाडु और यहाँ पर फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। देखिए यहाँ पर वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं, ये चीज़ बोली गई है, ना कि प्रसिद्ध की बात की गई। इसके अलावा देखिए ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं। तो देखिए गज से बजाने की बात वहाँ पर हुई है, ये भी सही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हुए हैं, अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में भी प्रचलित हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो देखिए कथन ये वाले तो सही हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक हैं, कलाकार हैं, प्राचीन यंत्र हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं या फिर वाद्य यंत्र की देखिए यहाँ पर बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 110 क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, कहाँ पर है 110 क्वेश्चन, नीचे ही होगा अभी। देखिए भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण है। देखिए भारतीय यहाँ पर बात हुई है, भारत है, भारत का भारतीय इन्होंने कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भारत की विशेषता बताने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। देखिए कौन से शब्द में यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए गए हैं। विशाल में है, प्रचलित में है, भारतीय में है या फिर शीघ्रता में है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है प्रचलित में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। और देखिए क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें प्र उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। प्र तो उपसर्ग हो जाएगा और जो प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा देखिए इत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय कौन से एग्जाम्पल में है, तो वह ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं पुराणों में, भारतीय सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में या फिर सुमेरी संस्कृति में। तो देखिए कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कहाँ पर है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। जन्म शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। देखिए विद्यमान है, प्रयुक्त है, उत्पत्ति है या फिर उल्लेख है। समानार्थी समान पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, जन्म मतलब उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है भूखंड शब्द में कौन सा समास है। दिगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है या फिर द्वंद्व समास है। तो देखिए यहाँ पर ना तो द्वंद्व समास होगा, ना ही कर्मधारा है, ना ही दिगु है, बल्कि क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए भूखंड का मीनिंग क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। ठीक है, क्या हो जाता है, भूमि का टुकड़ा हो जाता है। और देखिए जो ये होता है आपका का, की, के, ये किस में आता है, तो ये आते हैं आपके तत्पुरुष समास में, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये किस में आ जाते हैं, ये तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पंक्तियाँ आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवि को कोई कह रहा है कि लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो, या फिर बाधाओं से दूर रहना चाहिए, धरती और आसमान उसके लिए हैं। तो देखिए इस कविता में देखते हैं क्या चीज़ बोली गई है। देखिए न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई है, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, निरंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। किस चीज़ की बात हो रही है, तो देखिए गगन आसमान की बात हो रही है, धारा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की है कि आसमान और धरती उसके लिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, कविता में 2 समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए, या फिर न अवरोध कोई, न ही बाधा कहीं है। देखिए ना तो अवरोध है ना ही बाधा है, तो देखिए ये समानार्थी हो जाएंगे दोनों के दोनों शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, गगन है, दिगंतर है, दिशाएं हैं या फिर हवा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो निमंत्रण दिया गया है कौन दे रहा है, तो देखिए बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं। तो देखिए कौन निमंत्रण दे रहा है, तो यहाँ पर दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द चुनिए। डगर है, रहा है, धरा है या फिर पथ है। देखिए डगर, राह, पथ, रास्ता, इनका देखिए तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन भिन्न कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर धरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, देखिए कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, दिशाएं गा रही हैं, हवा गा रही हैं, आकाश गा रहे हैं या फिर धरती यहाँ पर गा रही है। तो देखिए कवि का जो विजय गीत है वो कौन गा रहा है यहाँ पर, तो देखिए आकाश यहाँ पर गा रहा है। कौन गा रहा है, तो देखिए यहाँ पर गगन की बात हुई है, तो कौन गा रहा है, गगन गा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए 3rd यहाँ पर सही हो जाएगा, आकाश देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर है, अव्यय है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर पैसेज में जो बात की गई है कोई की, तो देखिए यहाँ पर नहीं कुछ यहाँ रहा जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। तो देखिए यहाँ पर कोई जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, अनजान कोई, तो यहाँ पर कोई जो हुआ है वो सर्वनाम की जगह, मतलब संज्ञा सर्वनाम होते, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा तो नहीं है कोई, मतलब कोई अनजान है। ठीक है, तो इस कोई की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है, अनजान बता रहा है। और देखिए विशेषता है तो संज्ञा की बताई जाती है, सर्वनाम की बताई जाती है, तो यहाँ पर संज्ञा तो है नहीं, क्योंकि संज्ञा में तो शब्द आते हैं, नाम आते हैं। ठीक है, कोई है तो ये यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है किसके लिए, सर्वनाम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास जो है वो आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।